नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 11th वाले बच्चे का बायोलॉजी का, जो बच्चों ने बायोलॉजी पेपर रखे क्लास 11th में, तो उन सभी बच्चों के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम 27 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम आप लोगों के बीच में चैप्टर वाइज करके बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, जो कि आपके एग्जाम शुरू होने से पहले तक पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यहाँ से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है सभी के ऊपर में हम लोगों ने डिस्कशन करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए आइए हम लोगों ने एक एक करके सारे क्वेश्चनों को देखते हैं कि आपका पहला चैप्टर जो जीव जगत के हैं, इसमें आपके कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कैसे पढ़ना है और इसको कैसे याद रखना है। ठीक है, जैसे कि आप देख, तो चलिए आइए चैप्टर 1 का जीव विज्ञान का हम लोगों ने सभी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने एग्जाम तक में सभी चैप्टर के ऊपर में बारीकी से करके सभी एमसीक्यू को अच्छे से रिवीजन कर लेंगे और उसको समझ लेंगे, उसको याद कर लेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कोई भी तरह का दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, सभी को पता होगा, सभी ने एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, अरस्तु है। कौन से? अरस्तु है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टेक्सोनॉमी के जनक कौन है। टेक्सोनॉमी के जनक कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, लिनियस। कौन सा होगा? लिनियस। ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन में, और ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया है, बेंथम और हुकर, जॉन रे या लेमार्क या फिर कॉर्लिनियस। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर होगा, कॉर्लिनियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, सभी को पता होगा आप लोगों को, ट्रिटिकम एसिटिवम है। ट्रिटिकम एस्टिवम है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, किसी भी श्रेणी के समान लक्षणों वाले पौधों या जानवरों का समूह क्या होता है? टैक्सा होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 में राइट आंसर होगा, टैक्सा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टेक्सोनॉमी या वर्गीकरण की मूल इकाई का सबसे छोटी टैक्सा है। टेक्सोनॉमी या वर्गीकरण की मूल इकाई का सबसे छोटी टैक्सा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजाति। ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा, प्रजाति। ठीक है, द्विपद, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे कि द्विपद नामकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। द्विपद नामकरण जो है ये किसके द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्लिनियस। ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर होगा, कॉर्लिनियस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं कि द्विपद नामकरण के दो नाम है। द्विपद नामकरण के दो नाम कौन सा है? वंश और प्रजाति। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, वंश और प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि द्विपद नामकरण पद्धति में दूसरा घटक कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा विशिष्ट विशेषण। कौन सा? विशिष्ट विशेषण, जो कि ऑप्शन नंबर आप 3 पे देख पा रहे हैं, विशिष्ट और विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ में, एडफोलॉजी किसका अध्ययन है? सांप का, हाथी का, उभयचर का, सभी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका आंसर जो सांप का तो नहीं होगा, हाँ, एडफोलॉजी इसमें से किसी का नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओराइजा सेटिवा में ओराइजा का अर्थ है। ओराइजा का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे देखिए, प्रजातियों का नाम, विशिष्ट नामकरण, विशिष्ट विशेषण या फिर विशिष्ट नाम। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, विशिष्ट विशेषण। ओराइजा सेस्टिवा में ओराइजा का क्या अर्थ है, यहाँ पे हो जाएगा विशिष्ट और विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। कॉर्लिनियस का संबंध किससे था? फ्रांस से, जर्मनी से, स्वीडन से, हॉलैंड से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, स्वीडन से। किससे? स्वीडन से। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखेंगे कि कौन सा यूबैक्टीरिया का उदाहरण है। यूबैक्टीरिया का उदाहरण होगा साइनोबैक्टीरिया, जो ऑप्शन नंबर 1 पे आप देख पा रहे हैं। कौन सा यूबैक्टीरिया का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र किसका है? सिग्माइड का। किसका? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, सिग्माइड का। देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले, आप बिल्कुल निश्चित होकर इसको पढ़ेंगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चित होकर एकदम सभी क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखते देखते याद हो जाएंगे, और आप बाकी रिवीजन जो करेंगे उससे आपको बहुत
दिमाग में सेट हो जाने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि पक्षी वर्गीकरण के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। पक्षी वर्गीकरण के किस रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यहाँ परिवार, गण, वर्ग या फिर संघ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा गण, वर्ग, जो ऑप्शन नंबर 3 पे आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे दिया है कि जंतु संयोजी उत्तक का उदाहरण कौन सा है? जंतु संयोजी उत्तक का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं त्वचा, रक्त, पेशीय तंत्रिका। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रक्त हो जाएगा। कि जंतु संयोजी उत्तक का उदाहरण कौन सा है? रक्त है। जैविक संगठन की शुरुआत होती है, जैविक संगठन की शुरुआत कहाँ से होती है? कोशिका स्तर से, जैविक स्तर से, परमाणु स्तर से या फिर आणविक स्तर से। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, आणविक स्तर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षी के लिए, मगरमच्छ के लिए या फिर गैंडा के लिए, फिर बाघ के लिए? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, बाघ के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? मुंबई में, कोलकाता में, लखनऊ में, चेन्नई में। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो स्थित है कहाँ पे है? वो लखनऊ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा प्रत्यय पौधों में वर्गीकरण की इकाइयों के लिए प्रयोग किया जाता है जो एक वर्गीकरण श्रेणी को इंगित करता है? परिवार है, एल्स, ओने, एससी या फिर एई। इसका आंसर हो जाएगा एससी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा एससी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा है जो अल्प विकसित अंगों के अध्ययन से संबंधित है। जीव विज्ञान की वह शाखा है जो अल्प विकसित अंगों के अध्ययन से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायस्टिलॉलॉजी, त्वचा विज्ञान, एटियोलॉजी या फिर क्यूरोलॉजी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, डायस्टिलोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आर्बोरिटम वनस्पति उद्यान का एक भाग है जहाँ क्या है बोनसाई बनते हैं या फिर सौंदर्यीकरण किया जाता है, पेड़ पौधे उगाए जाती है, फिर जंगलों के रूप में बड़े पेड़ों की खेती की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, जंगलों के रूप में बड़े पेड़ों की खेती की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व का 70% से अधिक, विश्व का पूरा वर्ल्ड की बात हो रही है कि 70% से अधिक अलवणीय जल समाहित है कहाँ पे? अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, ग्लेशियर या पर्वत या फिर ध्रुवीय बर्फ। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा, ध्रुवीय बर्फ। कहाँ पे? विश्व का 70% से अधिक अलवणीय जल समाहित है कहाँ पे? ध्रुवीय बर्फ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सजीवों में विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन, क्रमिक परिवर्तन, दीर्घकालीन विकासवादी परिवर्तन या फिर अल्पावधि विकासवादी परिवर्तन। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, दीर्घकालीन विकासवादी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एडेनाइन क्या है? प्यूरिन है, पायरीमिडियन है या फिर न्यूक्लियोसाइड है या फिर न्यूक्लियोटाइड है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राइट आंसर है प्यूरिन है। क्या है? प्यूरिन। एडेनाइन क्या है? प्यूरिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आप लोगों को सभी को पता होगा, बच्चों को इस क्वेश्चन के बारे में पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? डॉल्फिन है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे कि पहली बार द्विपद नामकरण वाली पुस्तक है कौन सा? हिस्टोरिया नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरे या फिर हिस्टोरिया नेचुरलिस या फिर हिस्टोरिया प्लांटारम। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, सिस्टेमा नेचुरे। कौन सा? सिस्टेमा नेचुरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, वर्ग की श्रेणी की सही क्रम है। वर्ग की श्रेणी का सही क्रम जो है वो विभाग, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, विभाग, वर्ग, व्यवस्था, परिवार, वंश, प्रजाति। विभाग, वर्ग, व्यवस्था, परिवार, वंश और प्रजाति। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है?
सरीसृपों में बाहरी कान की उपस्थिति, स्तनधारी में बाहरी कान की उपस्थिति, मत्स्य में बाहरी कान की उपस्थिति या फिर उभयचरों में बाहरी कान की उपस्थिति। आप लोगों को सभी को पता होगा कि स्तनधारियों की कान जो होते हैं वो बाहरी होते, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, स्तनधारियों में बाहरी कान की उपस्थिति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जीवित जीवों को उनकी क्षमता के आधार पर गैर जीवित चीजों से असाधारण रूप से अलग किया जा सकता है। फिर से सुनिएगा, जीवित जीवों को उनकी क्षमता के आधार पर गैर जीवित चीजों से असाधारण रूप से अलग किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण और प्रगति के साथ क्रमागत विकास। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, पर्यावरण और प्रगति के साथ क्रमागत विकास, यानी कि इसका विकास क्रम से होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, एक ही प्रजाति के वेष्टियों के लिए क्या सत्य है? क्या सत्य है? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटरब्रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2 में एक ही आवास में रहते हैं, एक ही आला में रहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा इंटरब्रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, प्रजातियों को क्या माना जाता है? वर्गीकरण की सबसे निचली इकाई, मानव मन की कृत्रिम अवधारणा जिसे निरपेक्ष रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्गीकरण की वास्तविक बुनियादी इकाइयां, और नेक्स्ट है आपका वर्गीकीविदों द्वारा तैयार की गई वर्गीकरण की वास्तविक इकाइयां। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, वर्गीकरण की वास्तविक बुनियादी इकाइयां, ठीक है। प्रजातियों को माना जाता है क्या? वर्गीकरण की वास्तविक बुनियादियों की इकाइयां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, चंद्रमा पर जीवन किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं है? वहां पे क्या चीजें नहीं है जो चंद्रमा पर जीवन पॉसिबल नहीं है? यहाँ पे देखिए, O2, जल, प्रकाश, तापमान। तो अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि वहाँ पे जल है जो नहीं पाया जाता है, जो कि वहाँ पे जीवन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, पृथ्वी पर प्रथम जीवन कौन सा था? साइनोबैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉप्स, या फिर ऑटोट्रॉप्स, या फिर फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, केमो हेटेरोट्रॉप्स। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान। ऑप्शन नंबर 1 पे आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक है क्या है? प्रोटीन, सेल्यूलोज, लिपिड, या फिर स्टेराइड। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, सेल्यूलोज। क्या होगा? सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर 2 पे जो कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कठिनाइयों को दूर करने के लिए गुणसूत्रों की संख्या का अध्ययन वर्गीकरण में प्रयोग किया जाता है। कठिनाइयों को दूर करने के लिए गुणसूत्रों की संख्या का अध्ययन वर्गीकरण में प्रयोग किया जाता है। साइटोटैक्सोनॉमी, जैव रासायनिक वर्गीकरण, मैफ्रोटैक्सोनॉमी, या फिर केमो केमोटे केमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, साइटोटैक्सोनॉमी। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि टैक्सोनॉमिक श्रेणियों का आरोही व अवरोही व्यवस्था को कहा जाता है। फिर से सुनेंगे, टैक्सोनॉमिक श्रेणियों की आरोही या अवरोही व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पदानुक्रम, वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी, या फिर कुंजी। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, पदानुक्रम। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, लीनियस वर्गीकरण पद्धति है किसकी? कृत्रिम की, प्रगतिशील की, प्राकृतिक की, फिर वंशावली की। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, कृत्रिम। किसके लिए? कृत्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, दो समान हेलोटाइप कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? आइसोटाइप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोटाइप। जो ऑप्शन नंबर 1 पे आप पा रहे हैं, दो समान हेलोटाइप क्या कहलाते हैं? आइसोटाइप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 41, पेडोलॉजी एक विज्ञान है पृथ्वी का, मिट्टी का, प्रदूषण का, रोग का। ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर राइट आंसर जो है, पेडोलॉजी जो है एक विज्ञान है किसका? मिट्टी का। जो ऑप्शन नंबर 2 पे आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में देखेंगे, आपके निम्नांकित में से कौन जंतु अपने विशेष नाम टैक्सोनॉमिक श्रेणी से सही मेल खाता है? निम्नांकित में कौन जंतु अपने विशेष नाम टैक्सोनॉमिक श्रेणी से सही मेल खाता है? यहाँ पे देखें, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है बाघ, टाइग्रिस प्रजाति, कतला मछली, मोलस्का वर्ग, या फिर मनुष्य,
प्राइमेटा वर्ग या फिर घरेलू मक्खी को मुस्का वर्ग। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बाघ टाइग्रिस प्रजाति जो ऑप्शन नंबर 1 पे सही है, जो कि मेल खा रहा है यहाँ पे दोनों। बाघ जो क्या एक टाइग्रिस प्रजाति है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा, जो कि पूरा मेल खा रहा है। आम आम का सही वैज्ञानिक नाम चुने। आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, आप लोगों को पता होगा। मैंजीफेरा इंडिकालिन या फिर मैंजीफेरा इंडिका हुक या फिर मैंजीफेरा इंडिका एल या फिर मैंजीफेरा इंडिका। तो यहाँ पे मैग्नीफेरा इंडिका होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मैंजीफेरा नहीं होगा, मैग्नीफेरा इंडिका जो ऑप्शन नंबर 4 में आपको इसका आंसर मिल रहा है, ठीक है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 44, वायुमंडलीय वायु में CO2 की प्रतिशत मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कितना मात्रा है। वायुमंडलीय वायु में CO2 की प्रकाशित मात्रा क्या है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0.0314% या फिर 0.34% या फिर 3.34% या फिर 4%। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर 1 0.034%, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 पे आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपरीन के अनुसार निम्न में से कौन सा पृथ्वी के आदिम वातावरण में मौजूद नहीं है। आपरीन के अनुसार निम्न में से कौन सा पृथ्वी के आदिम वातावरण में मौजूद नहीं था। मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जलवाष्प। यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन जो है वो वातावरण में मौजूद नहीं है। आपरीन के अनुसार निम्न में से कौन सा पृथ्वी के आदिम वातावरण में मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे 46 पे पृथ्वी पर सबसे प्रचुर कार्बोहाइड्रेट जैव अणु उत्पादित होते हैं। सभी बैक्टीरिया, कवक और शैवाल द्वारा, कवक, शैवाल और हरे पौधों की कोशिकाओं के द्वारा, कुछ बैक्टीरिया, शैवाल और हरे पौधों की कोशिकाओं द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा राइट आंसर होगा कुछ बैक्टीरिया, शैवाल और हरे पौधों की कोशिकाओं द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे स्पीसीज प्लेटियम किसने लिखा था। स्पीसीज प्लेटियम किसने लिखा था, जिसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये राइट आंसर होगा कैरोलस लिनियस जो कि इसका आंसर राइट आंसर होगा कैरोलस लिनियस। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीबीएन का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बायनोमियल। आईसीबीएन का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 पे क्या दिया इंटरनेशनल कोड ऑफ बायनोमियल नोमेनकल्चर, या फिर ऑप्शन नंबर 2 में दिया इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमिनल कल्चर, ऑप्शन नंबर 3 में दिया इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमिनल कल्चर, या फिर इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमिनल कल्चर। तो ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमिनल कल्चर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज चैप्टर 1 से 41 क्वेश्चन को पूरा समझे हैं। तो आप लोग पूरे ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, और आप तो इस तरह से हम लोगों ने आज 48 क्वेश्चन चैप्टर 1 से पूरा क्लियर कर चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा सभी क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे और याद भी रहेंगे, जो आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और आपको इसके साथ साथ में फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी आपको यहाँ से वीडियो मिलेंगे, और इंग्लिश का भी और हिंदी का भी, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से जुड़िए और सभी बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में सभी बच्चे अच्छे मार्क्स के साथ पास हो पाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।